जी 80। अच्छा, ऑनलाइन वाले हजरात, अब कल या परसों यूट्यूब के ऊपर लेक्चर अपलोड हो जाएगा, वो 3 घंटे का होगा। तो ये आपको पहले से बताना था। उसके 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी गालिबन, या हो सकता है एक ही पार्ट के तौर पे अपलोड हो। अच्छा भाई, पेज 467 निकाल लें। टैक्स ऑन स्टील प्रोडक्ट्स, शिप्स, प्लेट्स। इसमें कोई इतना खास कॉन्सेप्ट नहीं है, थ्योरी के हद तक एक सवाल आ सकता है। जो लोग स्टील प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके लिए रूल है कि वो कम से कम कुछ तो टैक्स दें। अब वो डिसाइड कैसे होगा कम से कम कितना टैक्स दें? जैसे एक सेक्शन 113 था ना, कम से कम। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि कम से कम कितना बनता है? उसका जवाब ये है, और आ रही हैं अभी बच्चे, बैठ से। अच्छा चलो आप पहले बात सुन लो। पेज 467, जो स्टील प्रोडक्ट्स बनाते हैं या शिप प्लेट्स बनाते हैं उनके लिए रूल है, जल्दी आए, स्पेसिफाइड का लॉस बेशक काट दें फॉर गुड्स इन द 13th शेड्यूल। चीजें जो कि 13th शेड्यूल में, मिनिमम प्रोडक्शन के ऊपर लिख लें 90 यूनिट्स, और एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर, एक्चुअल सेल के ऊपर लिख लें 70 यूनिट्स। अच्छा चलें, अभी पहले ये देख लें जरा, बैक खोलने से पहले ये इधर इधर देखें पहले। जो लोग स्टील प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी फैक्ट्री में जाएंगे हुकूमत वाले, और फैक्ट्री में जाके उनका प्रोडक्शन प्रोसेस देखेंगे, और प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान होने वाला एक या एक से ज्यादा इनपुट्स देखेंगे। आपको पता है प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इनपुट होती है वो लेबर की फॉर्म में होती है, मटेरियल की फॉर्म में होती है, मशीनें चलने की फॉर्म में होती है, और जो आउटपुट होती है वो गुड्स बनने की फॉर्म में होती है, यानी गाड़ी बन जाती है या जहाज बन जाता है या एसी बन जाता है। लेकिन इनपुट किस फॉर्म में होती है? लेबर की फॉर्म में, मटेरियल की फॉर्म में, मशीनें चलने की फॉर्म में। एफबीआर के बंदे जाएंगे जहां स्टील प्रोडक्ट्स बन रही होंगी, वहां उनके प्रोडक्शन प्रोसेस को देखेंगे, उसमें इस्तेमाल होने वाले इनपुट्स को देखेंगे, और उन इनपुट्स की बुनियाद पर डिसाइड करेंगे कि हमारे ख्याल से इनपुट्स क्या हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे लेबर आवर्स, उन इनपुट्स की बुनियाद पर डिसाइड करेंगे कि हमारे ख्याल से कम आपको 90 यूनिट्स तो बेच ही देने चाहिए। हमारे ख्याल से कम आपको 90 यूनिट्स तो बेच ही देने चाहिए। फॉर गुड्स इन द 13th शेड्यूल, कोई होगा शेड्यूल, फॉर गुड्स इन 13th शेड्यूल द मिनिमम प्रोडक्शन शेल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल और मोर इनपुट्स। वो इनपुट्स कहां से पता चलेंगे एफबीआर वालों को? वो उनको प्रोडक्शन प्रोसेस देखना पड़ेगा। तो मिनिमम प्रोडक्शन तय हो जाएगी कि जी आपने 90 यूनिट्स कम से कम बनाने हैं। लेकिन अगर आपने बनाए 70, बनाए 60, तो मजबूरन आपको टैक्स कितना पे देना पड़ेगा? 90 पे। बस ये लिखा हुआ है। इफ मिनिमम प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन एक्चुअल सेल, मिनिमम कितनी थी? 90, अनलकीली एक्चुअल सेल कितनी हुई? then minimum production shall be assumed as quantity sold। तो समझा जाएगा मिनिमम प्रोडक्शन जो आपकी थी वो क्वांटिटी आपने सेल कर दी है। मिनिमम का क्या मतलब होता है? कम से कम। तो कम से कम आप 90 यूनिट्स बनाएं, अगर नहीं बनाएंगे तो एज्यूम क्या किया जाएगा? 90 चलोगे। बस ये बात लिखी हुई थी। अच्छा, मिनिमम पता कैसे चलेगा? लॉ मेकर कोई रूल बता रहा है? नहीं, कहते हैं मैं बस जाऊंगा, जाके फैक्ट्री में देखूंगा, फैक्ट्री में जाके देखूंगा जितनी घंटे लेबर काम करती है उस बुनियाद पर डिसाइड करूंगा कि कितने यूनिट बन सकते हैं, उनको मैं मिनिमम कह दूंगा। इससे फैक्ट्रीज इंकरेज होती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लेबर से काम लें। तो इनपुट से मुराद लेबर आवर्स या मशीन आवर्स भी हो सकते हैं। ओके, कलेक्शन ऑफ एक्सेस सेल्स टैक्स। दुकानदार ने 117 रुपए वाली चीज आपको 118 रुपए में बेच दी। इसमें जो 1 रुपया आए वो दुकानदार ने गलती से एक्सेस ले लिया। फर्दर नहीं, क्या एक्सेस? दुकानदार ने गलती से एक्सेस ले लिया आपसे। दुकानदार ने आवाज मारी, रशीद भाई अपने पैसे वापस ले जाएं। आप हैवी बाइक पे थे, आपको अपने मोबाइल की आवाज नहीं आती है हैवी बाइक पे, तो आपको दुकानदार की आवाज कहां से नहीं, और आप निकल गए।
आप बता दें, ये कस्टमर को ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि दुकानदार के पास दिन में 100 कस्टमर आते हैं। अब इस कस्टमर को कौन ढूंढे, कहां ढूंढे, पता नहीं इस इलाके का भी है या नहीं। तो अ शॉपकीपर हु हैज कलेक्टेड एनी टैक्स अंडर, गलती से और अदरवाइज, ये किसी भी वजह से। एक शॉपकीपर जिसने टैक्स कैसे ले लिया, गलती से, विच इज नॉट पेएबल एज टैक्स, जो कि टैक्स नहीं है, 1 रुपया, एंड विच इज इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल पेएबल। एक्चुअल पेएबल कितने, 17। 1 रुपए के 2 नाम रखे हैं इसने। इट इज नॉट पेएबल एज टैक्स, ये नाम रखा है 1 रुपए का, या एक और नाम भी रखा है, इट इज इन एक्सेस ऑफ एक्चुअली पेएबल। तो अ शॉपकीपर हु हैज कलेक्टेड एनी टैक्स अंडर, गलती से, विच वाज नॉट पेएबल एज टैक्स और विच इज इन एक्सेस ऑफ टैक्स एक्चुअली पेएबल। इसका क्या मतलब है, एंड द इंसिडेंस हैज बीन पास्ड ऑन द कंज्यूमर, और कस्टमर पे बोझ ट्रांसफर हो गया है। कस्टमर को ढूंढा नहीं जा सकता, बोझ, इसका बोझ कस्टमर पे ट्रांसफर हो गया, बेचारा कस्टमर ढूंढे से नहीं मिल रहा। शहबाज शरीफ ने बड़े प्यार से कहा, द सेलर शैल पे द टैक्स टू फेडरल गवर्नमेंट। आज मुझे दे दो, ऐसे परेशान हो रहे हो, क्या बनेगा मरने के बाद, अल्लाह मेरे से पूछेंगे 1 रुपया से ज्यादा ले लिया, 1000, 1 मिलियन ज्यादा ले लिया, मैं परेशान, मुझे आके दे दो। द सेलर, द शॉपकीपर शैल पे द टैक्स टू दी फेडरल गवर्नमेंट। जाके हुकूमत को दे देंगे टैक्स, कोई मसला। तो बस याद कर लें, अ पर्सन हु हैज कलेक्टेड टैक्स अंडर मिसएप्रीहेंशन एंड द बोझ हैज बीन पास्ड ऑन द कंज्यूमर, द सेलर शैल पे द टैक्स टू दी फेडरल गवर्नमेंट। सेलर फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा। अच्छा, कॉलेज वाले आपसे फीस मांगे मिसाल के तौर पे किसी बच्चे से, और वो बच्चा फीस जमा ना करवाए, तो शायद कॉलेज वाले थोड़ी सख्ती करें। लेकिन अगर टीचर होमवर्क ना करने का जुर्माना मांगे या 3 घंटे की क्लास छोड़ने का जुर्माना मांगे और आप वो जुर्माना पे ना करें, तो उस पर शायद इतनी सख्ती ना हो, बल्कि थोड़ी नरमी बरती जाए। हुकूमत के बंदे जब आएंगे, आके कहेंगे कि 17 रुपए दो, और ये 17 रुपए नहीं देगा, तो इस पर थोड़ी सख्ती बरती जाएगी, इसको छितर मारे जाएंगे, इसको चपेड़े मारी जाएंगी। भाईजान 17 रुपए दो, आपने हुकूमत का नुकसान किया है। लेकिन ये वाला 1 रुपया जब हुकूमत के बंदे मांगने आएंगे, हम एज्यूम करेंगे टैक्स पर सच बोलेगा और ये हुकूमत को बताएगा 1 रुपया मेरे पास आ गया हुआ है। ये वाला 1 रुपया जब हुकूमत के बंदे मांगने आएंगे, तो मेरे ख्याल से हुकूमत वालों को थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए, इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। 1 रुपया जान ले लेंगे तुम्हारी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये ऊपर की पेमेंट है, थोड़ी रिलैक्स करो। लेकिन अगली लाइन में लिखा हुआ है, ये 1 रुपया भी उसी सख्ती से रिकवर किया जाएगा जिस तरह क्या रिकवर किया जाएगा, 17 रुपए। और 1 रुपया लेने में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। जिस तरह फीस ना देने पे क्लास से निकाल दिया जाता है, उसी तरह जुर्माना ना देने पे भी क्लास से निकाल दिया। पढ़ें, अमाउंट पेएबल टू फेडरल गवर्नमेंट हेयर तो 1 रुपया ना, हेयर का मतलब है इस सेक्शन में, हेयर इधर कितने रुपए है, 1 रुपया। वैसे तो कितने रुपए जमा करवाने हैं, 17, लेकिन इस सेक्शन के तहत कितने जमा करवाने हैं, 1 रुपया। 18 नहीं, इस सेक्शन के तहत 1 रुपया, प्लीज 18 नहीं, 17 तो वैसे ही जमा करवाने हैं आपने। अमाउंट पेएबल हेयर यानी 1 रुपया शेल बी कंसिडर्ड एज टैक्स बकाया जात, शेल बी कंसिडर्ड एज टैक्स, ये टैक्स के बकाया जात समझे जाएंगे। एंड शेल बी रिकवरेबल सॉफ्टली, नहीं, सॉफ्टली नहीं, अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली का क्या मतलब है, इन सेम वे एज 17 इज रिकवर्ड। अकॉर्डिंगली का मतलब है इन सेम वे एज 17 इज रिकवर्ड, उसी तरह ये रिकवर किए जाएंगे जैसे क्या रिकवर किए जाएंगे, 17। An amount payable to federal government here shall be considered as बकाया जात of tax and shall be recoverable उसी तरह। और अगर आप कभी शहबाज शरीफ के पास गए, यार वो 1 रुपया मैंने तुम्हें दे दिया था वापस कर दो, रिफंड क्लेम विल नॉट बी एडमिसिबल, ये पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं, ये पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। ओके, अब बात चली जाएगी कोर्ट में। कोर्ट में जाके दुकानदार साबित करेगा कि बंदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, दुकानदार साबित करेगा। अगर मिल रहा है तो भी दुकानदार साबित करे, नहीं मिल रहा तो भी दुकानदार साबित करे कि बंदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। एफपीआर वाले यही अज्यूम करेंगे कि बंदा नहीं मिल रहा, एफपीआर वाले यही अज्यूम करेंगे बंदा नहीं मिल रहा। जब कोर्ट में बात चली जाएगी तो ये बोझ, ये साबित करने की जिम्मेदारी, ये साबित करने की जिम्मेदारी सेलर पे होगी कि बंदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। या तो सीसीटीवी कैमरास लगे होंगे, नहीं लगे होंगे, बंदे की शक्ल याद होगी, या बंदे से इन्वेस्टिगेट करके पता चल जाएगा ये वही बंदा था या नहीं बंदा था। तो ये साबित करने की जिम्मेदारी कि बंदा मिलना या नहीं मिलना दुकानदार की होगी। एफपीआर वाले सिर्फ क्या अज्यूम किया करेंगे, बंदा नहीं मिल रहा। ये 100 जमा 17 नोट कर लें, मैं मिटा रहा हूं सारा।
गलती से एक्सेस टैक्स ले लिया दुकानदार ने आपसे। हाँ, अगर कोर्ट बाद में साबित करे वो बंदा मिल गया तो वापस हो जाएगा उस बंदे को, एफबीआर वापस करेगा फिर। ओके, बर्डन ऑफ प्रूफ, साबित करने की जिम्मेदारी। डेट बोझ ऑफ टैक्स हैज और हैज नॉट बीन पास टू कस्टमर शेल बी ऑन सेलर। ये जिम्मेदारी किसकी होगी? सेलर की। एक लाइन यहां लिखी नहीं, वो मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं। एफबीआर विल एज्यूम दैट बर्डन इज पास्ट। एफबीआर कहेगा बर्डन पास हो गया, यानी बंदा नहीं मिल सकता। अब कहां मिलेंगे बंदे? बंदे कहां मिलते हैं? बंदे तो नहीं मिलते ना, वो कह रहे बुढ़ियां मिलती हैं आपस में ईद। अच्छा, तो एफबीआर विल एज्यूम दैट बर्डन इज पास्ट। एफबीआर एज्यूम करेगा बर्डन पास हो गया। ये टेस्ट रूम किस फ्लोर पे है? ये कौन बोला है? ये तो अच्छा, सेकंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है? फर्स्ट फ्लोर पे टेस्ट रूम। तो जाइएगा, कुछ देखिएगा। आपकी आसानी के लिए से 10-12 नंबर का टेस्ट रखा है कि सारे दे जाएं। तो आज लोड में चाहते हैं फिर जरा। अच्छा जी, तो 10-12 लोग वो इस क्लास से हाथ खड़ा कर दें फिजिकल से, जिन्होंने आने आज 3 से 5, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 2 से 5। और उस क्लास में हाथ जरा खड़ा कर दें कितने आने 2 से 5 आज। ठीक है, तो आप हजरात ने आने सेकंड फ्लोर पे, इसी फ्लोर पे 2 बजे आ जाने। तो अगर कुछ तादाद मुझे बढ़ती हुई महसूस हुई क्लास की, तो हम 2:30-3 बजे कमरा शिफ्ट कर लेंगे नीचे सेकंड फ्लोर पे, लेकिन आप 2 बजे आ जाइएगा। और अगर कोई बेचारा लेट हो जाता है तो फ्रेश होकर खाना शाना खा के 2:15-20 तक आ जाए। पहले 20 मिनट मैं कुछ थ्योरी के सवाल डिस्कस कर लूँगा जो आप यूट्यूब के ऊपर ले लें, ताकि खाना खा के फ्रेश होके आएँ। तो भागम भाग इधर उधर से नहीं आपने आना, फ्रेश होकर आपने आना है ताकि तसल्ली से क्लास ले सकें। और अगर फिर भी आप फ्रेश फील ना करें तो सुबह इंशाल्लाह कल आ जाइएगा इतवार को 9 से 12 बजे तक। वो फिर जब आप एंटर होंगे तो देख लीजिएगा तीनों फ्लोर्स पे चक्कर लगा के कहाँ क्लास हो रही है। तो आज का मैंने आपको अनाउंस कर दिया है, इसी फ्लोर पे क्लास होगी जी। वो ये भी साबित कर सकते हैं कि मिल नहीं रहा, वो ये भी साबित कर सकते हैं कि नहीं मिल रहा। असल में ना एफबीआर वालों से कई दफ़ा ना एफबीआर वालों के लोग प्रेशर में आ जाते हैं, तो एफबीआर वाले उस बंदे को कहते हैं यार तू कोर्ट के सामने जाके कह दी कि नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं। तो ऐसा भी हो जाता है कई दफ़ा। एफबीआर वालों से कभी कभी आप उनकी मान लेते हैं, कभी उनको मनवा लेते हैं अपनी, तो इसके पीछे लंबी कहानी है। तो कभी वो ये साबित कर सकता है कि मिल रहा है, कभी ये भी कह सकता है नहीं मिल रहा। बहरहाल एफबीआर वाले क्या एज्यूम करेंगे? वो बंदा नहीं मिल रहा। इंग्लिश इसी तरह बन रही है, साबित करने की जिम्मेदारी कि वो बंदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा किसके ऊपर है? सेलर पे। एफबीआर यही एज्यूम करेगा कि वो बंदा नहीं मिल रहा। ये बात नहीं लिखी हुई, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया। अच्छा जी, इस टैक्स का नाम क्या था? एक्सेस सेल्स टैक्स। जीरो रेटिंग। हमारा जो लिटिल नॉलेज था, लिटिल नॉलेज वो ये था हमारा लिटिल नॉलेज ये था कि ये आज की क्लास का सवाल बनना शुरू हो गया। ये मैं बना रहा हूँ डिफरेंट पास पेपर्स को इकट्ठा करके, जो है वो सवाल बनना शुरू हो गया। डिफरेंट पास पेपर के सवालों को इकट्ठा करके, जो आज हमने 3 घंटे की क्लास में करना है। जीरो रेटिंग। हमारा लिटिल नॉलेज ये था कि एक्सपोर्ट्स जीरो रेट है, लेकिन आज हमें पता चला कि सिर्फ एक्सपोर्ट्स जीरो रेट नहीं है, बल्कि ये सारी चीजें क्या हैं? जीरो रेट। द फॉलोइंग गुड्स विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 0%। नंबर 1, गुड्स एक्सपोर्टेड और स्पेसिफाइड इन 5th शेड्यूल। ये पता नहीं कौन सा शेड्यूल है।
हमने तो थर्ड पढ़ा था और सिक्स्थ पढ़ा था। थर्ड में वो 20 चीजें थी जिनके मुंह के ऊपर सेल्स टैक्स लिखा होता है, और सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर पेज 481 पे एग्जाम्प्ट सेल थी, और एक फिफ्थ शेड्यूल है, इसकी चीजें हम घर जाके नहीं पढ़ेंगे, जैसे ड्यूटी फ्री शॉप्स पे कोई चीजें बेच दी, ये इनमें से कोई चीज आपने घर में जाके नहीं पढ़नी, पेपर के बाद भी नहीं पढ़नी, पेपर के बाद तो वैसे ही पढ़ने को दिल नहीं जाता आपका। वैसे टीचर जो चीजें छुड़वा देते हैं आपके सिलेबस में नहीं है, पेपरों के बाद पढ़ते हैं ना उन्हें घर बैठ के नॉलेज के लिए अपने, क्या कहते हैं नॉलेज गया पहाड़ में, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, पेज 468, पेपर पास करने के लिए पढ़े या नॉलेज के लिए? पेपर पास करने, ठीक है, 0 रेटिंग। ये भी तो अच्छी बात है ना, सच बोल देते हैं। तो फॉलोइंग गुड्स शैल बी चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%, गुड्स एक्सपोर्टेड और गुड्स स्पेसिफाइड इन 5th शेड्यूल, जो चीजें एक्सपोर्ट हो रही हों ये जो 5th शेड्यूल में बता दी जाए। अगली चीज मुझे बताएं, कोई इंटरनेशनल फ्लाइट हो और उसमें कुछ ऐसी चीजों के नाम बताएं जो रास्ते में कंज्यूम हो जाएं, इस्तेमाल हो जाएं। खाना नंबर 1, नंबर 2 पानी, नंबर 3 टिश्यू पेपर, नंबर 3, नंबर 4 पायलट, तो नंबर 4 फ्यूल। बस ये 3-4 मोटी मोटी चीजें हैं जो रास्ते में इस्तेमाल हो जाएं। इन चीजों को कहते हैं स्टोर्स या प्रोविजंस। खाना, पेट्रोल और टिश्यू पेपर, ये चीजें ऐसी हैं जो फ्लाइट में इस्तेमाल हो जाती हैं। पेट्रोल इस्तेमाल होकर खत्म नहीं हो जाता, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा सा रहता है लैंड भी कराने वाले जहाज को। तो ये ऐसी चीजें हैं जो रास्ते में क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ठीक है, खाना होता है थोड़ी देर में बंदों के अंदर होता है तो खत्म हो जाता है रास्ते में। टिश्यू पेपर भी डस्टबिन के अंदर चले जाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे सोचते हैं शीशा खोल के डाल। तो सप्लाई ऑफ, अच्छा अब अगर कोई फ्लाइट इंटरनेशनल है जो बाहर के मुल्क जा रही है, इंटरनेशनल है बाहर के मुल्क ही जाना है, अब अगर कोई फ्लाइट है जो बाहर के मुल्क में जा रही है, इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो उसको अगर बुंदू खान वाले खाना बेचें तो 100 वाला 100 का बेचेंगे, गोरमे वाले सैंडविच बेचें तो 100 वाला 100 का बेचेंगे। अच्छा जहाज में नहीं ऐसा होगा कि वही सैंडविच मिल जाएगा सूखा सा और साथ एक बोतल, उसमें थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अच्छा अब जो है वो अगर रास्ते में ये चीजें इस्तेमाल हो जानी है तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा, ऐसी सूरत के अंदर जो है वो ये चीजें 0 रेट होंगी। यानी अगर पीएसओ वाले पेट्रोल बेचेंगे तो 100 वाला 100 का बेचेंगे मिसाल के तौर पे, कोई डीजल बेचेंगे 100 में 100 रुपए वाला 100 का बेचेंगे। इसी तरह रोज पेट्रोल वाले टिश्यू बेचेंगे तो 100 वाला 100 में बेचेंगे। तो ये एक और मिसाल है कि सेल की, मैं बोल देता हूं 0 रेट सेल की। सप्लाई ऑफ स्टोर्स और प्रोविजंस फॉर कंजम्पशन, अबोर्ड को मैं लिख रहा हूं 2। अबोर्ड का मतलब है सवारियों के बोर्डिंग पास वगैरह बन गए हैं और जहाज तैयार है फ्लाई करने के लिए। TO2 करके जरा याद कीजिएगा, आसान फील होगा, लेकिन पेपर में अबोर्ड लिखाइएगा, बड़ा मुश्किल सा शायद फील हो अबोर्ड, लेकिन अबोर्ड की जगह टू लिख के जरा पढ़े, बड़ा आसान फील होगा। सप्लाई ऑफ खाना फॉर कंजम्पशन टू अ कन्वेंस, अब आसान हो गया ना, टू अ कन्वेंस प्रोसीडिंग टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान। ऐसे जहाज को आपने खाना दिया है जो जहाज बाहर जाता है, आपको पता है ना कुछ जहाज बाहर भी जाते हैं। ओके, तीसरी चीज जी, मुल्क में सिक्योरिटी के हालात खतरनाक हो जाए, बंदा घर से बाहर ना निकल सके, ज़लज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए, या कहत हो जाए, या कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाए जिसमें आप 2 मुल्क आपस में बैठ के मुआहिदा करें, पाकिस्तान और चाइना, कि पाकिस्तान में फलां इलाके के अंदर कहत आ गया है, या 2 से ज्यादा मुल्क आपस में बैठ के मुआहिदा करें कि फलां इलाके के अंदर ज़लज़ला आ गया, तो चलो उनकी मदद करते हैं। तो ऐसी सूरत में जो खाना वगैरह बेचा जा रहा होगा वो पाकिस्तान में बेचा जा रहा होगा, लेकिन 100 वाला 100 में बेचा जा रहा होगा। तो सच अदर गुड्स as the federal government may specify whenever circumstances exist। कौन से circumstances हो गए? To take immediate action, immediate action लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? नेशनल सिक्योरिटी का मसला पड़ गया था, नेचुरल डिजास्टर आ गया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी और इमरजेंसी सिचुएशन आ गई थी, और ऐसी सूरत में इंप्लीमेंट हो रहा था बायलैटरल एग्रीमेंट, यानी पाकिस्तान और चाइना 2 मुल्कों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था कि कहत वालों की मदद करेंगे, या मल्टाइलैटरल एग्रीमेंट, या 3-4 मुल्कों के दरमियान मुआहिदा हुआ था। तो ऐसी सूरत में 100 वाली चीज हो सकता है मुफ्ती बांट दें, वो अलग बात है, लेकिन अगर पैसों की बांटेंगे तो 100 वाली चीजें कितने की बांटी जाएंगी? 100 की, 17% टैक्स नहीं लगेगा। तो ये 3 चीजें क्या हैं? 0 रेट है। ये पेपर में 3-4 नंबर का सवाल आता है। लिस्ट डाउन द गुड्स विच आर चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। कर सकते हो, कोई मसला नहीं, तो मना नहीं। अच्छा, वो तो गवर्नमेंट किसी भी चीज को जो मर्जी चाहे कर दे। अच्छा, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट हैं लेकिन 0 रेट नहीं है, और बड़ी लॉजिकल सी चीजें हैं। आपने कोई चीज एक्सपोर्ट की इस नियत से कि वापस इंपोर्ट कर लूंगा, तो ये फिर 0 रेट नहीं है। आपने कोई चीज एक्सपोर्ट कर दी ऐसी कंट्री को
जिसको गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर उस कंट्री को बेचा तुमने, मोजम्बिक में तुमने चीजें बेची तो 100 वाली 117 की बेचनी है, तो वो भी आपको मजबूरन 117 की बेचनी पड़ेंगी। या आपने एक्सपोर्ट की नीयत से चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए पैक कर दी, लेकिन बाद में आपने सोचा मैं एक्सपोर्ट ना करूं, तो फिर तो वो लोकल सेल होंगी। तो 3 एक्सपोर्ट्स ऐसी हैं जो दिखने में एक्सपोर्ट्स हैं लेकिन फिर भी जीरो रेट नहीं है। तो ये पेपर में अक्सर सवाल आता है, लिस्ट द टाइप ऑफ एक्सपोर्ट्स विच आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीरो रेट, एम्बिट ऑफ, परव्यू ऑफ जीरो रेट, वो चीजें जो कि जीरो रेट से बाहर निकल जाएंगी। फॉलोइंग गुड्स विल नॉट बी चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। एक्सपोर्ट्स दैट आर इंटेंडेड टू बी री-इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान। गुड्स दैट हैव बीन एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बन गए, पैकिंग हो गई, बट आर नॉट, लेकिन बाद में सोचा एक्सपोर्ट नहीं करनी। एंड गुड्स दैट हैव बीन एक्सपोर्टेड टू अ कंट्री स्पेसिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट। हुकूमत किसी मुल्क के बारे में कह दे कि इसको तुमने 100 वाली चीज 117 की बेचनी है, तो फिर आप उसको कितने की बेचेंगे? 117। इधर क्या आता था न्यूमेरिकल में? रिफंडेबल ऑन जीरो रेट सेल, रिफंडेबल ऑन जीरो रेट सेल, इधर न्यूमेरिकल में आता था, याद होगा शायद आपको। अच्छा, इधर क्या आता था न्यूमेरिकल में? रिफंडेबल ऑन जीरो रेट सेल। जीरो रेट सेल वाले को आपको पता है बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। मैंने कहा था उसका न्यूमेरिकल इस तरह सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि मुरलीधरन को गाड़ी बेची, उससे 0% सेल्स टैक्स लिया और उस गाड़ी में जो टायर इस्तेमाल हुए थे उन पे 70 रुपए टैक्स पे किया था। तो मैंने कहा था ये 70 का 70 आपको क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। तो मैंने कहा था इसको इस तरह न्यूमेरिकल में नहीं करना, आपने बल्कि एक लाइन डाल दिया करनी है रिफंड। लेकिन अगर हुकूमत जुल्म करने पे आए तो इसको कह दे कि भाईजान आपको 70 रुपए रिफंड नहीं मिलेंगे, ओनली 50 का रिफंड मिलेगा। तो कभी कभी पेपर में ऐसा नहीं करना। न्यूमेरिकल में जितना भी न्यूमेरिकल में वर्किंग 2 के अंदर आएगा ना इनपुट, उसको यहीं लिख दिया करना सारे को, इट इज ऑल रिफंडेबल। लेकिन गवर्नमेंट के पास एक स्पेशल पावर अवेलेबल है कि वो क्या करे, मैं बता देता हूं। जो जीरो रेट सेल कर रहे हैं उसको पूरा रिफंड करने की बजाय 70 की बजाय 60 रिफंड कर दे, 50 रिफंड कर दे, ये गवर्नमेंट के पास पावर अवेलेबल है। फेडरल गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्ट द इनपुट फॉर पर्सन मेकिंग अ जीरो रेट सेल। फेडरल गवर्नमेंट जीरो रेट सेल करने वाले का इनपुट पूरा वापस करे या रिस्ट्रिक्ट कर सकती है? असूली तौर पे पूरा वापस होगा, लेकिन रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है। ये मिसाल है इस बात की। बनता था 70, मिलेगा 50 रुपीज इन ट्रिलियन में बात कर रहा हूं। उधर ही रखो। नेचुरल डिजास्टर। अच्छा जी, मुझे बताएं ट्रिलियन क्या होगा? एक के बाद कितने सिफर लगाऊं? चलो छोड़ो, वापस आ जाओ, आगे चलें जी। हीरो FR2 के पेपर में बिलियन आ गया था, बच्चे परेशान हो गए थे, एक के बाद कितने सिफर लगाने हैं। ओके, FR1 में भी आ सकते, कोई ऐसा मसला नहीं। पढ़ें जी। फेडरल गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर पर्सन मेकिंग अ जीरो सेल। ऐसी छोटी मोटी को बात सुनते हैं तो कितने लोग लिख लेते हैं अपनी किताब पे, अपने रजिस्टर पे, मैं देखूंगा घर जाके 1 बिलियन ये वो, बस सुन लेते हैं। अच्छा, ये तो मोहतरम सेल जीरो रेट हो रही है। अब अगले पॉइंट में ना, अगर हुकूमत चाहे तो इंजन की इंपोर्ट भी जीरो रेट कर सकती है, इंजन की इंपोर्ट भी। अंडर फलां सेक्शन ऑफ द एक्ट, द फेडरल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू डिस्क्राइब एनी टैक्सेबल गुड्स व्हिच कैन बी इंपोर्टेड विदाउट द पेमेंट ऑफ होल सेल्स टैक्स और पार्ट ऑफ सेल्स। सप्लाईज की जगह यहां होना चाहिए था इंपोर्ट्स। तो हुकूमत चाहे तो इंपोर्ट को भी जीरो रेट कर सकती है। वैसे तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, गाड़ी की सेल क्या है? जीरो रेट, अगर कहां बेच दी जाए? बाहर के मुल्क। लेकिन अगर इंजन इंपोर्ट किया जाए तो वो भी क्या हो सकता है? जीरो रेट। तो आप बता दें जीरो रेट क्या क्या चीजें हैं जो पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दी, वो भी जीरो रेट है। जो 5th शेड्यूल वाली चीजें हैं वो भी जीरो रेट है। ऐसी इंटरनेशनल फ्लाइट जिस पे खाना या ऐसी चीजें प्रोवाइड की जो रास्ते में इस्तेमाल हो जानी है, वो भी जीरो रेट है। फेडरल गवर्नमेंट कभी इमरजेंसी सिचुएशन में भी चीजों को जीरो रेट कर सकती है। और इंपोर्ट्स भी क्या हो सकती हैं? जीरो रेट। इंपोर्ट्स कैन ऑल्सो बी जीरो रेट। अच्छा जी, अगला सवाल मेरा आपसे, ये कौन सा महीना है? मार्च का।
20 मार्च तक रेट ऑफ सेल्स टैक्स कितना था? 16%। 20 मार्च तक रेट ऑफ सेल्स टैक्स कितना था? 16%। और इसके बाद रेट कितना हो गया बोले? 17%। यकम से 20 मार्च तक 19 मार्च तक रेट रहा 16%, 20 से ऑनवर्ड रेट हो गया 17%। अच्छा, एक बंदा है, उसने चीजें डिलीवर की हैं 12 मार्च को और पैसे आए हैं 21 मार्च को। आप मुझे बता सकते हैं टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन के मुताबिक इस पे टैक्स कितने परसेंट लगेगा? 16% पे। वाई? As per the definition of time of supply, the time at which the sales tax is laga, it not the time at which the cash is received. Rather, it is the time when the goods are delivered. तो ये एक सेक्शन अब हम नया शुरू करने लगे हैं, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो 16% भाई इस पर टैक्स लगेगा, कर ले नोट। बकरे की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 8 महीने तो ज्यादा, 1 साल। गाय की 2 साल, ऊंट की 5 साल। चलो अच्छा, चलें जी आगे। अब इस बात को पढ़ लें, पॉइंट ए पढ़ लें, जल्दी करें। जी, इफ देर इज अ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, अगर रेट ऑफ टैक्स कभी क्या हो जाए? चेंज हो जाए। A taxable sale made by a registered person is chargeable at the rate applicable at the time of sale. The rate applicable at the time of sale. तो किस वक्त का रेट लगेगा? At the time of sale. What is the time of sale? When the goods are delivered or when the cash is received? When the goods are delivered. Okay. अच्छा जी, जो बंदा इंपोर्ट्स करता है ना, ये दो बातें ना पढ़ें। जो बंदा इंपोर्ट्स करता है वो एक सफा बनाता है गुड्स डिक्लेरेशन पेज, जिसपे वो डिक्लेयर करता है कि मेरे 50 मोबाइल आ रहे हैं, 60 लैपटॉप मंगवाए हैं मैंने और 4 एसी मंगवाए हैं। जो बंदा इंपोर्ट करता है वो गुड्स डिक्लेरेशन का पेज बनाता है, डिक्लेयर करता है, बताता है कि मेरी ये चीजें हैं। गुड्स डिक्लेरेशन पेज विल बी प्रिपेयर्ड बाय टैक्स पेयर एंड विल बी डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ये सफा जमा करवा देते हैं जिस वक्त चीजें सी पोर्ट के ऊपर आती हैं। अब जब सी पोर्ट पे चीजें आ जाती हैं तो चीजें आगे दो किस्म की होती हैं, एक होम कंजम्पशन और दूसरी वेयर हाउस। होम कंजम्पशन से मुराद घर नहीं है, क्योंकि आजकल आपके घर ही छाया है दिमाग पे। होम कंजम्पशन से मुराद घर नहीं है। होम कंजम्पशन से क्या मुराद है? होम कंजम्पशन से मुराद है, अच्छा मैं आपको ये बता दूं, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, उकाड़ा, साहिवाल, शेखुपुरा, उधर चले जाए पिंडी, जेलम का रास्ता, और फिर उधर सरगोदा, सिल्लावाली, साहिवाल, और फिर दूसरी साइड के ऊपर इधर चले जाएं आप, जो है वो मर्दान तक चले जाएं, पेशावर, मर्दान और ये सारे इलाके, और इसके बाद लोरा लाई तक चले जाएं, उधर लोरा लाई, डेरा इस्माइल खान, ये सारे लोगों ने हिम्मत करके ना जुमे तक आते रहना। हाँ, कोई अगर चित्राल से आया हुआ है, कोई अगर गिलगित से आया हुआ है, कोई बल्तिस्तान से आया हुआ है, तो कोयटा से आया हुआ है, उसको रिलैक्सेशन है कि वो जुमेरात पे चला जाए। लेकिन आप लोग जो है वो जुमे को क्लास पढ़ के, जुमा शुमा पढ़ के, तैयार श्यार होकर नहा धो के फिर घर जाइएगा, ठीक है? और घर किस लिए जा रहे हैं? पढ़ने के लिए। घर किस लिए जा रहे हैं? पढ़ने के लिए। भाई कुर्बानियां करनी पड़ती हैं यार, क्या करें? मेरे को बहुत करीबी रिश्तेदार आए हुए थे कनाडा से, पिंडी, तो मुझे मिलने जाना था लेकिन नहीं टाइम मिल सका, फिर वो चले गए, बस वो 2-4 बातें सुन ली बस, और क्या हो सकता है? तो अब क्या करेंगे, कैसे टाइम निकालें? यानी मैं ये कह दूँ कि कल क्लास नहीं है तो मेरे से तो निकाल जाता, और आप तो पूरी यानी छुट्टी कर लेते हैं। फिर मेरा दोस्त आया हुआ सरगोदा कई दिनों से, सऊदी अरब से, वो कह रहे आओ, उसे कह रहे हैं यार देख लेते हैं, आपको टाइम अगर निकला तो मैं बता दूंगा। तो शायद लोगों को नाराज़ करना पड़ता है, अब क्या करें। और आई स्टिल रिमेंबर कि ईद के करीब जो है वो हमारे पेपर थे,
तो ईद का पहला दिन तो बिल्कुल ज़ाया नहीं हुआ, 15-16 घंटे कंफर्टेबली पढ़ लिया। दूसरे दिन अफसोस रहा कि घंटे के लिए कुछ मेहमान आ गए जिनके पास बैठना पड़ा, लेकिन दूसरा दिन भी 13-14 घंटे तो पढ़ लिया था, 1 घंटा ज़ाया हो गया था। दो दिन में मैंने आपको बताया था पूरा सिलेबस कंफर्टेबली रिवाइज कर सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट का। तो चलें सीए करें फिलहाल। तो इंपोर्ट्स जो है वो 2 किस्म की हैं। नंबर 1 होम कंजम्पशन एंड नंबर 2 बोले वेयर हाउस। इन दोनों में फर्क यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करते ही अपनी दुकान पे ले जाएंगे। इससे मुराद क्या होगा? होम कंजम्पशन। होम कंजम्पशन से मुराद ये नहीं है घर में इस्तेमाल करने के लिए आपने कुछ चीजें मंगवाई हैं। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करते ही घर ले जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप इंपोर्ट करेंगे, लेकिन इंपोर्ट करने के बाद आप हुकूमत को कहेंगे मेरे पास जगह नहीं है, मेरी दुकान में जगह कम पड़ गई है। तो हुकूमत ने सी पोर्ट के ऊपर वेयर हाउस बनाए हुए हैं। उन वेयर हाउस के अंदर आपका सामान महफूज हो जाएगा और 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद जब भी आपको टाइम मिलेगा आप जाएंगे और वेयर हाउस जाकर आप गुड डिक्लेरेशन का पेज जमा करवाएंगे और गुड डिक्लेरेशन का पेज जमा करवाकर वेयर हाउस का किराया पे करेंगे और फिर चीजों को क्लियर करवा के ले आएंगे। तो मुझे बताएं बाय डिफॉल्ट किस सूरत में गुड डिक्लेरेशन का पेज जल्दी जमा कराया जाएगा और किस सूरत में गुड डिक्लेरेशन का पेज जरा लेट जमा कराया जाएगा? इन द केस ऑफ होम कंजम्पशन आप हुकूमत की कोई फैसिलिटी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप बस इंतजार करेंगे जैसे ही जहाज से पायलट उतरे तो वो बेल्ट के ऊपर जो चीजें चल रही होती हैं, तो इधर तो बेल्ट के ऊपर नहीं, इधर तो बंदे आके चीजें उतारेंगे, तो जैसे ही आपका सामान उतरे आप लेके चले जाएं। तो ऐसी सूरत में आप गुड डिक्लेरेशन उसी दिन जमा करवा देंगे जिस दिन आपका सामान आया और उसी दिन आप ये चीजें लेके चले जाएंगे, सफा जमा करा के उसी दिन का रेट लग जाएगा, उसी दिन का रेट लग जाएगा जो भी उस दिन का टैक्स रेट हुआ। लेकिन अगर आपने हुकूमत की फैसिलिटी इस्तेमाल करना मुनासिब समझा और आपने चीजें वेयर हाउस में रखवाई तो रेट तो उसी दिन का लगेगा जिस दिन आपने गुड डिक्लेरेशन का सफा क्लियर करवाया। लेकिन बाय डिफॉल्ट इसमें थोड़ी देर हो चुकी होगी क्योंकि वेयर हाउस से क्लियर करवाने में तो आपको 10-12 दिन लग जाएंगे, क्योंकि जाते ही तो आपने सामान नहीं उठाना। आपने तो कब उठाने? जब आपकी अपनी दुकान पर जगह बनेगी, वो जगह बनते बनते टाइम लगेगा। तो जिस दिन आप वेयर हाउस से चीजें निकलवाने जाएंगे उस दिन ये सफा जमा करवाएंगे, उसी दिन ये सफा क्लियर हो जाएगा, ये सफा क्लियर करके आप सामान लेके चले जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट किस सूरत में जरा लेट ये सफा जमा कराना होगा? वेयर हाउस के केस में। नोट कर, ये अगला पॉइंट है, पॉइंट 2। ओके अच्छा, एक दफा ईद आई, चलें छोड़े, बस जिनको फर्क पड़ना है उनको एक बात से भी पढ़ जाए, जिनको नहीं पढ़ना उनको 10 बातें भी सुना दो। बस ये नशा चढ़ा हुआ है घर जाने का। तो बिल्कुल आपकी डिमांड जेन्युइन है, बट 1-2 दिन काफी है। और क्या या तो क्या पीछे तो उस क्लास में चला जा, दूसरी तीसरी में तुझे नोट किया आपको दोस्त को उधर बुला लो जी। भाई आपके दोस्त का नाम नाम बताओ। हाँ सरमद। वली भाई खड़े होकर जरा ऊंची से आवाज मारे, सरमद। सरमद नाम का कोई नहीं बचा। अब तो वापस आ जाना, अब आया हुआ पहले लाइन में। सरमद खड़े हो जाएं, सरमद खड़े हो जाएं, इनको अपनी शक्ल दिखाएं। ठीक है चलें, जज़ाकल्लाह। अब भी देखते रहोगे थोड़ी थोड़ी देर बाद कि पढ़े या नहीं। चलें जी। इंपोर्टेड गुड्स शेल बी चार्जेबल एट द फॉलोइंग रेट। ये कोई 4-5 नंबर का थ्योरी का सवाल आता है अक्सर पेपर में, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। इंपोर्टेड गुड्स शेल बी चार्जेबल एट द, आप तो वैसे सिलेक्टिव स्टडी नहीं करे तो ये तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं कि इसमें से आता है इसमें से नहीं आता। कल के बाद तो आपने पूरी स्टडी करनी शुरू कर दी है। इंपोर्टेड गुड्स शेल बी चार्जेबल एट द फॉलोइंग रेट इफ गुड्स आर एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन। अगर आते ही आपने सामान उठा लिया तो रेट एप्लीकेबल, किस दिन का रेट यूज होगा? द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑन विच द गुड डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड। मिसाल के तौर पे
12 मार्च को सामान आया, आपने 12 मार्च को ही गुड डिक्लेरेशन वाला सामान जमा करा दिया, तो रेट कितना लगेगा? 16%। अच्छा, वेयर हाउस में थोड़ा डिफरेंट होगा। 18 मार्च को सामान आया, आप चुप कर गए, 25 मार्च को जाके आपने वेयर हाउस से क्लियर कराया और गुड डिक्लेरेशन का सफा जमा करवाया, किस दिन का रेट लगेगा? बाय डिफॉल्ट थोड़ा लेट करके आप चीजें निकलवाएंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट इसमें गुड डिक्लेरेशन उसी दिन जमा होगा, थोड़ा लेट करके जमा होगा। इफ द गुड्स आर क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस ऑफ गवर्नमेंट लिख लें आगे, यानी गवर्नमेंट के वेयर हाउस से आपने चीजें निकलवाई। द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑन विच द गुड डिक्लेरेशन पेज, गुड डिक्लेरेशन पेज, इधर भी लिखना चाहिए था आपको, गुड डिक्लेरेशन पेज on which a good declaration page for clearance of goods is presented. Good declaration for clearance of goods, good clear कराने के लिए ये पेज लेट जमा कराया जाएगा या उसी दिन जब चीजें आ गई? Goods declaration page for clearance of such good is presented by TP to government. ये सफा कौन किसको जमा करवाते हैं? टैक्स पेयर। किसको? गवर्नमेंट को। ओके, आपने पहली दफा सामान मंगवाया, आपने पहली दफा सामान मंगवाया, आप, आपकी बीवी और आपके बच्चे ये सारे पहुंच गए, ये सारे पहुंच गए सामान लेने के लिए, ठीक है जी, ये सारे सामान लेने के लिए पहुंच गए। ये तो थोड़ी सी स्विमिंग भी कर रहे हैं। अच्छा जी, बड़े ने बोला अब्बू ये हमारा जहाज है। बेटे ये तुम्हारा जहाज नहीं है, तुम्हारा जहाज घर में है। अच्छा, तो ये तुम्हारा जहाज नहीं है, ये हमारा जहाज नहीं है। अभी अभी जो तुम्हारा जहाज है ना, वो जो हमारा सामान लेके आ रहा है वो तो अभी नजर भी नहीं आ रहा भाई, हल्का सा, वो तो अभी नजर भी नहीं आ रहा, बहुत दूर है, ठीक है, वो तो अभी समुद्र पे चढ़ा नहीं, तो उसने आना कहां है। अब ऐसी सूरत में बेगम इसको देखेगी, देखेगी कि सरताज यानी छेती क्यों सी। बेगम को कहेगा बानो पहली दफा सामान आया, बानो पहली दफा सामान आया। ओके, अब मोहतरम ऐसी सूरत में ये बंदा जाएगा कमिश्नर के पास। कमिश्नर आदम अलैहिस्सलाम के जमाने का ये कमिश्नर। तो कमिश्नर कितने कद होते थे, कितने कद होते थे? जितनी ये 10-12 मंजिला शायद बिल्डिंग होती है उतना। अच्छा, तो ये कमिश्नर के पास जाएगा और कमिश्नर को जाके कहेगा जन्नत में जो आपका कद होगा तकरीबन कोई 100-120 फुट का होगा, यानी 10-12 मंजिला माशाल्लाह। तो ये जाएगा कमिश्नर के पास और कमिश्नर को जाके कहेगा मैं क्या जमा कराने आया हूं? गुड डिक्लेरेशन। तो कमिश्नर कहेगा यू आर बिकमिंग ओवर एफिशिएंट, तेरी चीजें भी आई नहीं और तू क्या करना चाह रहे, बोले हाँ, तो डिक्लेरेशन पेज पहले जमा करवाना चाह रहे, सामान तेरा भी आया कोई नहीं। ऐसी सूरत में मुझे बताएं क्या टैक्स रेट उस दिन का लगे जिस दिन इसने गुड डिक्लेरेशन का पेज इसे जमा करवाया है, या उस दिन का लगे जिस दिन सामान आया? जिस दिन सामान आया, जारी बात है, इन्हें एडवांस तो आप सफे जमा ना कराए ना, उसका क्या फायदा है। ठीक है, आई के आपको अभी जाके कह दें मैंने पेपर देने, मैंने मेरी तैयारी हो गई है, मेरे से अभी पेपर ले लो पेड़ में। अच्छा जी, वेयर पहले एग्जांपल पढ़ लें। गुड डिक्लेरेशन पेज इज प्रेजेंटेड ऑन 5 जनवरी, बीवी बच्चे बड़ा दिन 5 जनवरी। मैनी, अच्छा ये बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ है, मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस, इसको जरा मैं ब्रैकेट में ले रहा हूं। कन्वेंस इज डिलीवर्ड, कन्वेंस कब डिलीवर हुई है? 15 जनवरी को। और गुड डिक्लेरेशन पेज कब जमा कराया? 5 जनवरी को। ये एफिशिएंट बंदा है या ओवर एफिशिएंट है? आप बता दें रेट किस दिन का लगेगा? 15 जनवरी का। लेकिन सामान आने की तारीख को एक मुश्किल लफ्ज़ यूज होता है, कन्वेंस इज डिलीवर्ड की बजाय मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस इज डिलीवर्ड। जरा मुश्किल सा लफ्ज़ है सामान आने के लिए। नहीं, ये तो फिर वो ऐसी सूरत में वो फौरन ही करना चाहेगा। पढ़ें जी। वेयर गुड डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड इन एडवांस ऑफ अराइवल ऑफ कन्वेंस, जहां गुड डिक्लेरेशन चीजों के आने से पहले जमा करा दिया जाए। गुड डिक्लेरेशन के साथ पेज लिखें, फिर भूल जाना क्या चीज है। वेयर गुड डिक्लेरेशन पेज इज प्रेजेंटेड इन एडवांस ऑफ अराइवल ऑफ कन्वेंस, द टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड एट द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट कन्वेंस इज डिलीवर्ड। मैनिफेस्ट ऑफ लफ्ज को याद करना पड़ेगा आपको।
ऑन द डेट द कन्वेंस इज डिलीवर्ड, जिस दिन क्या डिलीवर हुई, कन्वेंस। अच्छा, अब एक डिफरेंट सिनेरियो है बिल्कुल, ये बिल्कुल अगला सिनेरियो है डिफरेंट। इसमें आप ओवर एफिशिएंट नहीं है, इसमें आप थोड़े सुस्त हो सकते हैं। आज है 2 जनवरी और 7 दिन बाद है 9 जनवरी। आपने क्या किया, 2 जनवरी को चीजें क्लियर करवाई वेयर हाउस से। अभी इधर वाली बात समझेगी, ये ज्यादा समझने वाली है। आज है 2 जनवरी, आज है 2 जनवरी, 7 दिन बाद है 9 जनवरी। आपने चीजें क्लियर करवाई वेयर हाउस से 2 जनवरी को। ऑब्वियसली दिसंबर में आ गई होंगी, तो आपने वेयर हाउस में पड़ी रहने दी। दिसंबर या नवंबर में आई होंगी, आपने वेयर हाउस में पड़ी रहने दी। क्लियर कब करवाई, 2 जनवरी को। आपको अब चाहिए कि 7 दिन में टैक्स पे कर दें। आपने 6 जनवरी को टैक्स पे कर दिया, तो ऐसी सूरत में टैक्स रेट 2 जनवरी का यूज होगा, 6 जनवरी का टैक्स रेट यूज नहीं होगा, आपको रिलैक्स किया जाएगा, 2 जनवरी का टैक्स यूज। लेकिन अगर आपने 7 दिन, एक बॉर्डर लाइन है, 7 दिन के बाद अगर आपने टैक्स जमा करवाया बिलफर्ज 11 जनवरी को, तो फिर रेट 11 जनवरी का लगेगा। तो अब बात तसल्ली से सुन लें, चीजें दिसंबर या नवंबर में आ गई थी, वेयर हाउस में पड़ी रही, 2 जनवरी को आपने वेयर हाउस से क्लियर करवाई, 7 जनवरी तक आप टैक्स जमा करवा दें, सॉरी 9 जनवरी तक, 7 दिनों में, 7 दिनों में आप क्या जमा करवा दें। अगर किसी भी दिन आप आगे टैक्स जमा करवा दें तो रेट 6 जनवरी का नहीं लगेगा, जिस दिन आपने क्लियर कराई थी उस दिन का रेट लगेगा। लेकिन अगर आपने सुस्ती की और टैक्स 9 जनवरी के, तो आपने 10, 11, 12 जनवरी को टैक्स जमा करवाया, लेट करके नहीं जमा करवाया, तो जिस भी दिन आपने जमा करवाया उसी दिन का रेट लगेगा। यहां से नोट ना करें, ये पढ़ लें। एग्जाम्पल 2, गुड्स आर क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस ऑन यकम मार्च 18। तो मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी में आ गई होंगी चीजें, क्लियर करते करते मार्च हो गया। गुड्स आर क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस ऑन यकम मार्च 18 एंड गुड डिक्लेरेशन पेज इज प्रेजेंटेड ऑन सेम डेट। पेज आपने उस दिन जमा करवा दिया। अंडर द 2 सिनेरियो डिटरमिन द डेट टैक्स विल बी चार्ज्ड, विच तो लफ्ज नहीं होना चाहिए। डिटरमिन द डेट टैक्स विल बी चार्ज्ड, वो डेट बताएं जिसे टैक्स चार्ज होगा। अगर आपने टैक्स जल्दी जमा करा दिया 7 दिन के अंदर अंदर, तो फिर क्या बेनिफिट मिलेगा, यकम मार्च वाला रेट यूज होगा। लेकिन अगर आपने 7 दिन के, तो फिर रेट 10 मार्च वाला। तो यकम मार्च वाली लाइन में ग्रीन मार्कर से खींच रहा हूं, ये कोई डेंजर जोन नहीं है, तो यकम मार्च वाला रेट यूज होगा। और अगली वाली लाइन इज ग्रेटर देन 7 डेज, और ये ग्रीन लाइन क्या थी, लेस देन 7। तो लेस देन 7 डेज में टैक्स जमा करा दें तो फिर 5 मार्च का रेट नहीं लगेगा, फिर यकम मार्च का। और अगर 7 दिन बाद जमा करवाएं, जिस दिन जमा करवाया उसी दिन का। सातवें दिन भी अगर आप जमा करा दें तो कोई मसला नहीं, विद इन 7 डेज 7वें दिन भी जमा करा दें तो खैर है। ये जो बिल्कुल बॉर्डर वाली चीज होती है ना, ये एग्जैक्ट लॉ की लैंग्वेज देखा करें, वहां से आपको समझ आ जाए। इन केस ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, इफ द टैक्स इज नॉट पेड विद इन 7 डेज, से दूसरे सिनेरियो की बात करें, पहले की वो बात नहीं कर रहा। इफ द टैक्स इज नॉट पेड विद इन 7 डेज of presenting of goods declaration page, the tax shall be charged at the rate applicable on the date on which the tax is actually paid। तो फिर किस दिन का रेट लगेगा, जिससे आपने टैक्स एक्चुअली पे किया। अब मेरे ख्याल से बस ठीक है, 1-2 बातें पढ़ के चैप्टर 13 की तरफ आ जाते हैं। वो जो मार्गरेट वाला सवाल था और वो जो एग्जाम्पशंस थी, उनके जरा कोई सिनेरियो बेस्ड सवाल और कर लेते हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, बस ये मुझे पढ़ के बता दें, इसकी एग्जाम्पल पढ़ने और ऊपर वाली 2 लाइनें पढ़ने, समझ आ रहा है? ये एग्जाम्पल समझ आ गई? ऊपर वाली 2 लाइनें पढ़ना, समझ आ गई? एक बंदे का टैक्स रेट चेंज हो गया 19 मार्च को, तो कितनी रिटर्न जमा कराएगा इस महीने? 2, एक 18 मार्च तक और एक 19 से 31 मार्च। If there is a change in rate of tax during a month, वैसे आमतौर पे हुकूमत ड्यूरिंग अ मंथ रेट चेंज नहीं करती, क्या अप्रैल के बीच में रेट चेंज कर दे, वो साल होने का एंड करती है, 30 जून को हुकूमत अक्सर रेट चेंज करती है। लेकिन अगर कभी हुकूमत को तकलीफ हो ड्यूरिंग द मंथ रेट चेंज कर लें, अ सेपरेट रिटर्न हैज टू बी फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच पोर्शन ऑफ मंथ। पीरियड को मंथ लिखा करें, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच पीरियड ऑफ ईच पोर्शन ऑफ मंथ, शोइंग द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट रेट्स। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कल आपसे बात की थी, टैक्स आपने गवर्नमेंट के खजाने में कितनी दफा जमा करवाना है? 2 दफा। नंबर 1, जब आप क्या इंपोर्ट करेंगे,
इंजन, एंड नंबर 2 जब आप गाड़ी सेल करेंगे। अच्छा, इंजन इंपोर्ट करने वाला टैक्स आपने कब जमा करवाने हैं और कैसे जमा करवाने हैं? कब और कैसे? कब का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? टाइम, और कैसे? मोड। टाइम और मोड तरीका बताने लगा हूं, टाइम और मोड। इंजन इंपोर्ट करने वाला जो टैक्स है उसका टाइम और मोड आपको बताने लगा हूं, और गाड़ी सेल वाला टाइम और मोड वैसे तो आपको शायद पता ही है, इसका टाइम और इसका मोड, इसका भी टाइम और मोड। पहले मोड सुन लें फिर टाइम बता देता हूं। मोड तो बड़ा आसान सा है। इंजन जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आप कस्टम ड्यूटी कोई चीज होती है वो जमा कराते हैं, साथ ही क्या जमा करवा दें? तो जिस तरह कस्टम ड्यूटी जमा करवाई है उसी तरह क्या जमा करवा दें? सेल्स टैक्स। ये मोड हो गया। इसका मोड क्या है? इसका मोड है कि आप जाके नेशनल बैंक के अंदर जमा करवाएं, ये इसका मोड हो गया, तरीका जमा करवाने का। अब बात होगी किसकी? टाइम की। जिस वक्त आप कस्टम ड्यूटी जमा करवाते हैं, कोई चीज होगी कस्टम ड्यूटी पता नहीं, जिस वक्त आप कस्टम ड्यूटी जमा कराते हैं उसी वक्त इंजन की इंपोर्ट पे सेल्स टैक्स भी जमा करवा दें। ये क्या हो गया? टाइम। और अगर आपने जमा ना करवाया तो जो सारे तरीके कस्टम ड्यूटी के लगते हैं आपसे रिकवर होने के, वही सारे तरीके वहां भी लगेंगे। और इसका टाइम तो आपको पता है कि जनवरी में पहली गाड़ी बेची 5,10,000 आया, जनवरी में दूसरी गाड़ी बेची 5,10,000 आया, फिर तीसरी गाड़ी बेची 5,10,000 आया, करते 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 15-20 गाड़ियों का 5,10,000 जनवरी में जमा हो गया। उस 5,10,000 में से इनपुट वगैरह माइनस करें और जो पेबल हो वो 15 फरवरी को जाके जमा करा दें। ये गाड़ियों के किसकी डिस्कशन होगी? टाइम की। चलें जी, पहले मुझे दोनों का मोड बता दें। ये कैसे जमा कराने? जैसे कस्टम ड्यूटी। ये कहां जमा करवाने? नेशनल बैंक में। इधर और इधर आ जाए। नेशनल बैंक ने लिखा होगा डेजिग्नेटेड बैंक में जमा करवा दें, जो भी एफबीआर ने बताया हुआ, या फिर ऑनलाइन वगैरह पेमेंट कर दें। टाइम, इंजन की इंपोर्ट वाला टैक्स कब जमा करवाने? जब आप क्या जमा करवाएं? कस्टम ड्यूटी। और ये कब जमा करवाने? जनवरी में गाड़ियां बेच के 5,10,000 जमा करते रहे, जब दराज भर जाए तो फरवरी में जाके 15 फरवरी को उनका टैक्स आप जमा करवा दें। नो नीड इसके नोट करने की क्या जरूरत है। पेज कौन सा है? 469। The tax on engine imported into Pakistan shall be paid at the same time at which the custom duty is paid. तो ये तो बस याद होगी आपको बात, at the time at which the custom duty is paid. And the provisions of collection of tax in Falan law shall also apply here. Next, time of payment of tax on taxable sale. Time of payment of tax on taxable sale. आगे लिखें of car, ऊपर लिखें of engine, of car. Time of payment of tax on taxable sale of car. The tax on taxable sale of car shall be paid by the Honda at the time of filing the return. Return कब जमा करानी होती है? 15 of next month. 15 of next month. The board may direct the tax on certain sale shall be paid in any other way. अच्छा, ये टाइम हो गया। अब क्या है? मोड और मैनर। The tax on goods imported, इंजन की बात होने लगी है, shall be paid in the same तरीका, same mode as if it is a, as if का मतलब क्या होता है? assume, जैसे, ठीक है, assume, as if, assume करें as if it is a custom duty. And the tax due, due का मतलब payable लिखें, the tax payable on taxable sale of car लिखें, the tax payable on taxable sale of car shall be paid by any of the following modes. Number 1, through deposit in a bank designated by board and through such other mode and manner specified by the board. ये अदर मैनर शायद हो ऑनलाइन वगैरह, लेकिन ऑनलाइन का लफ्ज़ नहीं पेपर में लिखे आना, अदर मैनर शायद बोर्ड वो ऑनलाइन पेमेंट्स हों। जी मोहतरम, फॉरेन इनकम्स जो माफ होती हैं, ये हमने कहां कहां पढ़ी हैं? एक मिनट, हाथ खड़ा करके आप बताएंगे, हाथ खड़ा करके बताएंगे, हाथ खड़ा करके बताएंगे, वन बाय वन। जी नहीं, जी नहीं, नहीं, जी, और अब तो पूरी हो जानी है। अब जो अगले बार आ रहे हैं उन्होंने तो सारी इकट्ठी करके बोल देनी है। चलें, अगर जो वो बंदा फिर इनकम की नेचर भी बताएगा, उसकी शराइत भी बताएगा, उसको 100 रुपए नाम है, इनकम्स की नेचर भी बता दे, सारा पढ़े हुए में से है, कोई नई चीज नहीं बताऊंगा। हाथ खड़ा करें, उस क्लास में हाथ खड़ा करें, माइक पकड़ा दें, बता दें कहां कहां इनकम्स माफ होती हैं और किन किन शराइत के साथ। 100 रुपया सारी बतानी है, जो भी 2-3-4 पढ़ी है। किताबें खोल के बता दो बेशक, मैं ये नहीं कह रहा किताबें बंद करके बताऊं। हाथ खड़ा कर दे, पहले
हाथ खड़ा करें और किताब पकड़ के खड़े हो जाएं, वरना 20 रुपए जुर्माना है। जुर्माना तो नहीं होगा बहरहाल। हाथ खड़ा करें, किताब पकड़ के खड़े हो जाएं। चलें जी, ये हमने फॉरेन इनकम रेजिडेंट बंदे की जो माफ होती है वो हमने 4 जगह पढ़ लिया हुआ है। फॉरेन इनकम रेजिडेंट बंदे की जो माफ होती है हमने कितनी जगह पढ़ लिया है? नॉन रेजिडेंट की तो फॉरेन इनकम वैसे ही माफ है ना। जो बाइडन से ना पूछेंगे बाहर कितना कमाया, ब्रायन लारा से ना पूछें बाहर कितना कमाया, तेंदुलकर से ना पूछें बाहर कितना कमाया, तो बाहर वालों से ना पूछें तुमने बाहर कितना कमाया। रेजिडेंट की बात कर रहा हूं, जिसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा है और वो बाहर के मुल्क में कुछ कमाए, उसकी फॉरेन इनकम कब कब माफ होती है? 4 जगह हमने पढ़ा था। एक जगह हमने पढ़ा था सैलरी के चैप्टर में कि आप पे कर दो फॉरेन टैक्स। अगर आप फॉरेन टैक्स पे कर दो तो आपकी फॉरेन सैलरी माफ हो जाएगी, याद है? एक हमने पढ़ा था कि आप अगर फॉरेन टैक्स पे नहीं करते तो कोई मसला नहीं, आप सिटीजन बन जाओ पाकिस्तान के और साथ स्टे अब्रॉड एट एंड ऑफ ईयर। साल के एंड पे आप कहां हो? पाकिस्तान से बाहर हो। इसका पेज नंबर मुझे बता दें दोनों का, इसका पेज नंबर बता दें। ये था सेक्शन 102, ये था सेक्शन 51 का 2, पेज नंबर 105। ठीक है, 105। डन 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 डन, खत्म, बात समझ आ गई। बाहर के मुल्क में अगर आप सैलरी कमाएं तो बता दें सैलरी पे अगर बाहर टैक्स पे कर दें फिर तो कोई चक्कर ही नहीं, बस रिलैक्स करें, जा तेरी सैलरी माफ। लेकिन अगर आपने बाहर के मुल्क में सैलरी कमाई और टैक्स पे नहीं किया तो फिर क्या था? या सिटीजन हो या स्टे अब्रॉड हो साल के एंड पे, दोनों शर्तें पूरी हो, सिटीजन भी हो साल के एंड पे बाहर भी हो, तो सेक्शन 51 का 2 कहते हैं आपके पेज 105 पे की सैलरी क्या हो जाएगी? माफ हो जाएगी। भाईजान ऑल फॉरेन इनकम्स हमने माफ की थी ऐसे बंदे को जो कि 2 शराइत पूरी कर दे, सिटीजन हो और ग्रेटर देन 4 years नॉन रेजिडेंट हो। सिटीजन हो और ग्रेटर देन, नोट करने का टाइम दूंगा, सिटीजन हो और ग्रेटर देन 4 years नॉन रेजिडेंट हो। इसका सेक्शन किसी को याद हो? 51, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में सेक्शन 51 हमने पढ़ा था। एक और हमने कंडीशन पढ़ी थी कल, लेकिन उसके लिए 3 शराइत थी। वो 3 शराइत किसी को याद हो? नंबर 1, आप ग्रेटर देन 3 years पाकिस्तान में है, ग्रेटर देन लेस देन 3 years आपका स्टे कहां हो? पाकिस्तान में। दूसरा, आप सैलरी कमाने की वजह से क्या बने हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी कमाने की वजह से रेजिडेंट बने हैं। और तीसरी शर्त, फॉरेन सोर्स इनकम नॉट ब्रॉट इन पाकिस्तान। फॉरेन सोर्स इनकम को आप पाकिस्तान लेकर नहीं आए। अगर ये 3 शराइत पूरी हो जाएं तो कौन सी इनकम माफ होगी? कौन सी फॉरेन इनकम? सैलरी, बिजनेस कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी अदर सोर्स, सैलरी, बिजनेस कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी अदर सोर्स। तो ये जो दोनों प्रोविजंस हैं ये तो इनकी भी बाप है, ये तो सारी इनकम्स को क्या कर रही हैं? माफ कर रही हैं। नोट कर ली। अच्छा, ये कौन सा था सेक्शन? 50 और चैप्टर नंबर 13। नहीं, 3 साल, हाँ 3 साल तक अगर आप हैं तो आपको माफ होता रहेगा जी। जिस साल आए उस साल और उससे अगला 1 साल। चैप्टर 13 में कर लें। बीच में आना जाना कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। फिर आए, माफ रहेगा जब तक कि 3 साल का थ्रेश होल्ड मीट ना कर जाए, तब तक माफ रहेगा। आपको पता था कि ये सब आपको पता है? सच्ची सच्ची बताएं, तो मैं पूछ रहा था फिर बोल ही नहीं थे। आपको पता था कि ये सब आपको पता है? थोड़ा सा पता था।
नीचे वाला भी अभी दिखाऊंगा, नीचे वाला भी। सिटीजन हो, 4 years, नॉन रेजिडेंट हो, प्रीसीडिंग 4 years, और ये लेस देन 3 years पाकिस्तान हो, इनकम फ्रॉम सैलरी कमाए रेजिडेंट बंदा, और पाकिस्तान में सैलरी कमाने आया हो, और फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में नहीं मंगवानी। अच्छा, ये सैलरी कहाँ कमाने आया हो, वालदा की क्या ख्वाहिश थी, ये भी ऐड कर लें, पाकिस्तान सोर्स इनकम, यानी पाकिस्तान में सैलरी कमाने आया हो, ये वालदा की ख्वाहिश थी। It is sometimes, बस ठीक है, बस कर दें। It is sometimes difficult in paper to judge between, it is sometimes difficult in paper to judge between these two। चैप्टर 13 का जो सेक्शन 50 है और 51 है, इनके दरमियान जज करने में पेपर में कभी कभी मसला हो जाता है। उस मसले का बड़ा आसान सा हल है। पहली तो बात सुन लें, आई कैप ये नहीं बताता कि 4 साल से नॉन रेजिडेंट है। आई कैप कहते हैं 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से, 20 साल से नॉन रेजिडेंट है। तो ये वाली प्रोविजन आई कैप इस तरीके से टेस्ट करता है, 4 साल का लफ्ज़ नहीं लिखता। और इस प्रोविजन में आई कैप बताता है कि वो 1.5 साल के लिए पाकिस्तान आया, 2 साल के लिए पाकिस्तान आया, कभी कभी आई कैप लिखता है 2.5 साल के लिए पाकिस्तान आया, एग्जैक्ट नहीं बताता कि 3 साल के लिए पाकिस्तान आया। तो पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात, इस प्रोविजन में 4 साल से बाहर था और इसमें 3 साल के लिए पाकिस्तान आया हुआ है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों बातों में। 4 साल से बाहर था और इसमें 3 साल के लिए पाकिस्तान आया हुआ है। अच्छा, और इसका पता कहां से पता चल जाया करेगा, इसमें ये दूसरा पॉइंट भी पता चला करेगा आपको। 3 साल के लिए सैलरी कमाने आया है, ये मेन बात होगी। 3 साल के लिए क्या कमाने आया है, सैलरी कमाने आया है। तो अगर बाहर की इनकम पाकिस्तान मंगवा ले तो मारा जाएगा, लेकिन अगर नहीं मंगवाएगा तो रिलैक्स हो जाएगी। अच्छा, इधर तो कुछ नहीं लिखा हुआ ना कि बाहर की इनकम मंगवाए ना मंगवाए, इधर तो कुछ नहीं लिखा हुआ बाहर की इनकम मंगवाए ना मंगवाए, इधर तो कुछ नहीं लिखा हुआ बाहर की इनकम मंगवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर वाले 3 सिनेरियोज में। इधर अगर बाहर की इनकम मंगवा लें तो अच्छा भला बेनिफिट आपसे वापस ले लिया जाता है। अब मैं एक सवाल पढ़ने लगा हूं, आपने जज करना है कि वो ये वाला सवाल है कि पिछले 4 साल से वो बाहर है या सैलरी कमाने 2-3 साल के लिए आया है। सवाल पढ़ने लगा हूं, आपने जज करना है। यार एक बात याद रखिएगा जो इससे भी ऊपर की है, नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम बाय डिफॉल्ट माफ है। वो कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 4। और ये इतनी लॉजिकल बात है कि जाहिर बात है कोई बंदा 10 दिन के लिए पाकिस्तान आया बेचारा, उससे हम क्यों पूछे कि तूने बाहर के मुल्क में क्या कमाया। ये सेक्शंस किन को बेनिफिट्स दे रहे हैं, रेजिडेंट्स की फॉरेन इनकम को माफ कर रहे हैं। नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम तो बाय डिफॉल्ट ही क्या है, माफ है। किस चैप्टर के तहत, चैप्टर 4 के तहत। मोहसिन हैज बीन वर्किंग एट हेड ऑफिस ऑफ लेविस कंसल्टिंग सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में काम करें, यूएसए में, ऑन 1 जनवरी 2008, यानी टैक्स ईयर 2008 बनता है। ऑन 1 जनवरी 2008 एलसीआई ने एक ब्रांच पाकिस्तान में खोली है और मोहसिन को यहां 2 साल के लिए भेज दिया कंट्री मैनेजर के तौर पे। तो कंट्री मैनेजर क्या करेगा, अपना कारोबार करेगा, जहां नौकरी करने आया है, नौकरी करने आया है, क्योंकि वहां भी नौकरी कर रहा था, हैज बीन वर्किंग, वहां भी नौकरी कर रहा था, इधर भी नौकरी करने आया है। कितने साल के लिए भेजे इसे नौकरी करने के लिए, मेरे ख्याल से तो बात खत्म होगी, आगे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। 2 साल के लिए नौकरी करने आया है, 2 साल के लिए, तो 3 साल से कम के लिए नौकरी करने आया। तो रेजिडेंट सिर्फ किस वजह से बनेगा, नौकरी करने की वजह से, और तो कोई शौक नहीं होगा जी। नहीं 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 नहीं, हो जाए तो दोनों बेनिफिट दे दो, तो बेनिफिट है, फिर जिसका जितना बेनिफिट हो दे दो। नहीं नहीं नहीं, वो तो 3 साल अगर रहता है तो वो माफ होगी ना। ये तो ये है जिस साल आया उस साल और उससे अगला 1 साल वो माफ है। तो जो बाहर की इनकम उसको आ रही है वो आने के बाद अगर वो इधर ही है तो उस साल और उससे अगला 1 साल माफ होगी। और अगर ये दूसरा वाला सिनेरियो है तो उसमें आप सही कह रहे हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तीनों साल माफ होगी। जाहिर बात है फिर तो दोनों शराइत पूरी करें। मैं आपको सवाल ले लेता हूं लेकिन दोनों को मिक्स करके नहीं आता।
मुझे ये वाला सवाल पहले पूरा कर लेने दो, एंड पे ले लेता हूं। अच्छा जी, कितने साल के लिए पाकिस्तान में आया है? 2 साल के लिए। अब अगर 2 साल के लिए पाकिस्तान में आया है तो पाकिस्तान ऑपरेशन उसने देखने हैं। पहला सवाल तो चैप्टर 4 का है, टैक्स ईयर 2008 का रेजिडेंशियल स्टेटस बता दें। तो वो तो नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट क्यों है? कि जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में, अच्छा लीव का साल है, चलें 31 मार्च, अप्रैल में 30, मई में 31 और जून में 30। कितने बन गए? 182, 181 जो भी बन रहे हैं, 181, 182 से। तो ये क्या बन गया बोले? नॉन रेजिडेंट। तो 2008 में तो नॉन रेजिडेंट है, लेकिन 2008 का न्यूमेरिकल हमने सॉल्व नहीं करना। न्यूमेरिकल उसने पूछा है 2009 का। 2009 में तो अल्लाह का शुक्र है पूरा साल ही पाकिस्तान रहा होगा, क्योंकि कब का आ गया हुआ है? पिछले साल का आ गया हुआ है। 2009 का इसने न्यूमेरिकल मांगे आपसे, इसलिए डेटा भी 2009 का दिया इसने। और बीच में ऐसे एक चैप्टर 4 का सवाल पूछ गया कि रेजिडेंट है या ड्यूरिंग 2009 अपार्ट फ्रॉम सैलरी। ये तो पाकिस्तान सोर्स इनकम है ना, सैलरी तो ये जो कंट्री मैनेजर के तौर पे काम करे। अपार्ट फ्रॉम सैलरी सवाल में पाकिस्तान इनकम्स के बारे में उसने नहीं पूछा, सिर्फ किसके बारे में पूछा है? अपार्ट फ्रॉम सैलरी मोहसिन रिसीव द फॉलोइंग। 2009 के साल में यूएसए गया था वो, और उसने $18,000 कमाए थे। यूएसए गया था तो कौन सी इनकम है? फॉरेन इनकम। ऑन हिज रिक्वेस्ट द इवेंट मैनेजर ट्रांसफर द अमाउंट, बाहर के मुल्क में टैक्स कटा होगा जो भी है, डायरेक्टली टू हिज जाती अकाउंट इन इस्लामाबाद। तो भाईजान आप बता दें, पहली 2 शर्त पूरी हो रही है, तीसरी शर्त पूरी नहीं हो रही, इसलिए फॉरेन इनकम क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। और 31 मई 2009 उसे दोबारा शौक चढ़ा और फिर यूएसए गया बिजनेस करने के लिए, और जो बिजनेस उसने यूएसए में किया ये भी कौन सी इनकम है? फॉरेन। तो पहली वाली सैलरी थी, ये क्या हो जाएगी? ये भी फॉरेन। वो यूएसए गया बिजनेस के लिए अपने, और उसमें से 40% पैसा पाकिस्तान ले आया, 60% उसने यूएसए में पड़े रहने दिया। तो बता दें क्या होगा? जो 40% पैसा पाकिस्तान लाया वो टैक्सेबल हो जाएगा, और जो 60% बाहर पड़ा रहा उसमें ये शराइत पूरी हो रही होंगी, वो पैसा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चलिए अब टाइम खत्म हो गया, इस सवाल को एक दफा मैं दोबारा पढ़ दूंगा अगली क्लास में।